हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 44 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी आपका 350 रुपये है। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 3 वर्षों में 2700 रुपये से बढ़कर 6400 रुपये हो जाती है तो हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। धनराशि 2700 से बढ़कर 6400 हो गया, यानी कि मूलधन अगर 2700 था तो 3 साल में मिश्रधन इसका हो गया 6400। हमें रेट बताना है, तो रेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे देखिएगा वह क्या होगा। हम सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालेंगे। तो मूलधन कितना है आपका? मूलधन है 2700 रुपये। और मिश्रधन कितना है? मिश्रधन है आपका 6400 रुपये। 2700 से बढ़कर 6400 रुपया हो गया। जो उधार लिया गया धनराशि होता है वह मूलधन होता है, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज मिला के मिश्रधन हो जाता है। तो धनराशि तो 2700 ही था, लेकिन वह कितना हो गया? 6400। अब आप इसमें जो वैल्यू कटने वाला है उसको काटिए। इधर भी डबल जीरो है, इधर भी डबल जीरो है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अच्छा, ऐसा कितने वर्षों में होता है? 3 साल में। तो 3 साल में 2700 से बढ़ के 6400 हो जाता है। तो हम निकालेंगे कि 1 साल में कितना होगा। तो 1 साल में कैसे निकालेंगे? तो 3 साल में 2700 से 64 हुआ है, 1 साल में क्या होगा? तो इसका घनमूल हो जाएगा। तो 27 का घनमूल क्या होगा? 3, और 64 का घनमूल क्या होगा? 4। वही चीज़ आप छोटे फॉर्म में आ गया कि अगर राशि 2700 से बढ़कर 6400 3 साल में होता है, इसका मतलब 1 साल में वह 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। 3 साल का डाटा मालूम होगा, 1 साल का निकालना होगा तो उसका घनमूल करेंगे। अगर देता कि 2 साल में इतना हो जाता है, 1 साल में कितना होगा यह निकालना होता तो हम इसका वर्गमूल करते, ठीक है। अब 1 साल में 3 से बढ़ के 4 हो गया, तो 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है ना वही रेट कहलाता है। तो यहाँ से रेट निकालना हमारे लिए आसान है। धनराशि 3 से बढ़ के 4 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हो रहा है? 1 का। 3 से बढ़ के 4 हो गया तो 1 का वृद्धि। चाहिए 1 का वृद्धि कितना पे हुआ है? 3 पे कि 4 पे? 3 पे ही तो हुआ है ना। तो 1 का वृद्धि हुआ है 3 पे। परसेंटेज के लिए बस हम गुना करेंगे 100 से, यही हमारा रेट हो जाएगा। क्योंकि 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है ना वही आपका रेट कहलाता है। 100/3 यानी यह कितना हो जाएगा आपका? 33.1/3%। तो 33.1/3% यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का दर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा? गौर से यहाँ पे समझिएगा। 2 गुना और 3 गुना को हम लोग अनुपात में दर्शाते हैं, तो तीनों संख्याओं को सबसे पहले हम अनुपात में यहाँ पे लिख लेते हैं। तीनों संख्याओं को अनुपात के फॉर्म में हम दर्शा लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अच्छा, इन तीनों संख्याओं में देखिए संबंध क्या दे रखा है। बोला है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है वह पहली की 2 गुनी है। जो दूसरा संख्या है इसके बारे में बोला है कि दूसरा संख्या पहला संख्या का 2 गुना है, ठीक है। दूसरा संख्या पहला संख्या का 2 गुना है। और तीसरा संख्या का 3 गुना, तीसरा संख्या का 3 गुना। यह किसके बारे में बोला है? यह सब आपका दूसरे संख्या के बारे में ही बोला गया है। देख लीजिए क्वेश्चन को गौर से। दूसरी संख्या जो है वह पहला का 2 गुना है और तीसरा का 3 गुना। दूसरा संख्या पहला का तो 2 गुना, लेकिन तीसरा का क्या है? 3 गुना है। अब एक ऐसा वैल्यू आप सोचिए जो किसी का 2 गुना और किसी का 3 गुना हो जाए, लेकिन छोटा से छोटा वैल्यू होना चाहिए। तो किसी का 2 गुना और किसी का 3 गुना, वह 2 और 3 का एलसीएम होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो ऐसा सबसे छोटा से छोटा संख्या 6 होगा जो किसी का 2 गुना और किसी का 3 गुना हो जाए, ठीक है। अब अगर दूसरा संख्या 6 होगा तो पहला संख्या कितना होगा? पहला संख्या तो 3 ही होगा, क्योंकि पहला संख्या का 2 गुना दूसरा संख्या। तो अगर दूसरा संख्या 6 है तो पहला संख्या 3 होगा, तभी तो 3 का 2 गुना 6 होगा। तो पहला संख्या हमारा 3 हो गया। अब चलते हैं तीसरा संख्या में कि तीसरा संख्या क्या हो सकता है। तो तीसरा संख्या का 3 गुना दूसरा संख्या है, यानी तीसरा संख्या पक्का 2 होगा, तभी तो 2 का 3 गुना 6 होगा। तो तीनों संख्या यहाँ पे पता लग गया है। पहला संख्या 3, दूसरा संख्या 6 और तीसरा संख्या हो गया हमारा 2।
अब चलते हैं आगे कि इसके अलावा क्या दे रखा है। अगर डाटा अनुपात के फॉर्म में आ जाए तो हमें यह देखना होता है क्वेश्चन में कि अनुपात के अलावा क्या दिया है। तो बोला है कि तीनों संख्याओं का, यहाँ पे तीनों संख्याओं का ना औसत आपका दे रखा है 44, ठीक है। तीनों संख्याओं का यहाँ पे ना औसत आपका दे रखा है 44, देखिएगा। तो तीनों संख्याओं का औसत 44 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का कुल योग हम निकाल सकते हैं 44 गुने 3, क्योंकि औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का मान। तो तीन संख्याओं का औसत 44, तो तीनों संख्याओं का कुल योग 3 गुने 44 होगा, ठीक है। दो संख्याओं का औसत अगर 44, तो दोनों संख्याओं का कुल योग 2 गुने 44 होगा। तो यह आपका तीनों संख्याओं का योग हो गया। जबकि अनुपात में देखिए तीनों संख्या का योग कितना, 3, 6, 9, 2, 11। तो अनुपात में तीनों संख्याओं का योग 11, जबकि वास्तव में तीनों संख्याओं का योग 44 गुने 3। तो अनुपातिक योग से भाग करेंगे वास्तविक योग में, तो इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अनुपात में तीनों का कुल योग कितना, अनुपात 11, जबकि वास्तव में तीनों संख्याओं का कुल योग कितना, 44 गुने 3। यहाँ से अनुपात 1 का मान कितना होगा, 44 गुने 3/11, यही तो होगा ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको डायरेक्ट कर लिए हैं। अब चलिए आगे, यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर। तो देखिए पहली और तीसरी संख्या में कितना का अंतर है, 1 का। पहला 3 है और तीसरा 2 है, 1 का, यानी अनुपात 1 का मान निकालना है तो अनुपात 1 से गुना। जिसका भी मान निकालना होगा हम उतना से गुना करेंगे। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, सोल्व कर लीजिए। 11 चौके 44, 4 तिया 12 गुने 1 यानी कि 12। तो दोनों संख्याओं में यानी कि पहला और तीसरा संख्या में अंतर कितना का हो जाएगा आपका, अंतर आपका 12 का हो जाएगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है हरे राम ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5%, या छूट गया था इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यानी यह क्वेश्चन आपका किस्त वाला है, ठीक है। और किस्त वाले में यह क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम लोग प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकालते हैं समझिएगा। जो रेट है सबसे पहले आप उसका वैल्यू निकालिए। तो रेट है आपका 12.5%, तो 12.5% का हम सबसे पहले मान निकालेंगे। 12.5% का मान कितना हो जाएगा, 12.5% का मान आपका हो जाएगा 1/8। देखिए इसका पूर्णांक पहले आप तोड़िए, 12 दूना 24 1 25/2। पूर्णांक तोड़ेंगे तब तो यही होगा ना, 12 दूना 24 1 25/2। अब अगर प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। काटेंगे तो 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 और नीचे में 4 दूना 8। तो इसी वजह से 12.5% के लिए हम क्या लिखे हैं, 1/8 लिखे हैं। तो बार बार इस वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 12.5% का मान 1/8। अब आप इसका होल वैल्यू निकालिए। तो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए। घटा के भी निकालते हैं, जोड़ के भी निकालते हैं। लेकिन जब भी केस आपका ब्याज का हो, चाहे तो वह साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, होल वैल्यू जोड़ के ही निकलता है। तो जोड़िए 8 और 1 9। जब भी जोड़िएगा तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़िएगा, नीचे में कुछ नहीं करना है। तो 8 और 1 9, नीचे में सेम रहेगा 9/8। यह होल वैल्यू किसका आया, 12.5% का। जो भी रेट होगा उसका होल वैल्यू निकालेंगे। जैसे रेट अगर 20% होता तो 20% का मान 1/5, होल वैल्यू 5 और 1 6/5 हो जाता। अगर रेट आपका 30% होता तो 30% का मान 3/10, होल वैल्यू 13/10 हो जाता। अब यहाँ से देख लीजिए क्या करना है। अब यहाँ से आपको करना है कि प्रत्येक किस्त का मान वही होगा जो 9 से कटेगा, जो ऊपर वाले से कटेगा। होल वैल्यू निकालेंगे और उसका ऊपर वाला देखेंगे, जो ऊपर वाला से कटेगा वही प्रत्येक किस्त का मान होगा। ऊपर वाला यानी कितना से कटना चाहिए, 9 से। तो 9 से कटने वाले विकल्प को देखिए, है ना। यह वाला विकल्प 9 से कट जाएगा, यह भी आपका 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो 8 और 1 9, वैसे भी 9 9 81। यहाँ भी काट के देखिए 5 4 9, अंकों का योग 9 है तो यह भी 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 1 5 5 10, यह आपका 9 से नहीं कटेगा। 4 यह आपका 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है वही 9 से कटता है। तो यह दो विकल्प आपका 9 से नहीं कटेगा, तो यह दो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर विकल्प ए या सी में से ही कोई एक होगा। जो ऊपर वाला से कटेगा वही आंसर होगा। अब ए और सी में आके हम लोग फंस चुके हैं कि इस दोनों में से कौन होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि जितना धनराशि उधार लिया जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा।
तो प्रत्येक किस्त का मान कभी भी हमारा 8100 नहीं हो सकता है, क्योंकि 8100 जो है वो आपका 6800 से क्या है, ज़्यादा है। उधार लिया किस्त वाले क्वेश्चन में उधार लिया गया धनराशि मिश्रधन होता है, तो जब भी किस्त का मान होगा तो मिश्रधन से आपका कम ही होगा, तो इस वजह से आपका विकल्प ए यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, विकल्प सी बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है 500 रुपये पर 40% का एक बट्टा, ठीक है, 40% का एक बट्टा, इसके अलावा उसी धनराशि पर 30% और 10% के दो बट्टा में अंतर कितना का होगा। तो देखो 40% का एक बट्टा तो क्लियर है, इस दोनों बट्टा के बदले में एक बट्टा निकालते हैं, तो दो क्रमिक बट्टा के बदले में एक समतुल्य बट्टा होता है a + b माइनस AB बट्टा 100, ठीक है। दो क्रमिक बट्टा के बदले में एक समतुल्य बट्टा हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b माइनस AB बट्टा 100, इससे दो क्रमिक बट्टा के बदले में एक समतुल्य बट्टा यानी उसी बट्टा के बराबर बट्टा आपका निकल जाएगा। तो a + b माइनस AB बट्टा 100, इसको सोल्व करिए आप, देखिएगा यहाँ पे 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया, 30 और 10 40 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 37 होगा। कहने का यह मतलब है कि इस दोनों बट्टा का मतलब कितना प्रतिशत बट्टा हो जाएगा, 37% का एक बट्टा हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 40% का एक बट्टा और 30 और 10 के दो क्रमवार बट्टा धनराशियों का अंतर क्या होगा। तो इस दोनों बट्टा का मतलब कितना, 37%। तो अब क्वेश्चन हो गया कि 40% और 37% के बट्टा में कितना का अंतर होगा, तो 3% का अंतर होगा, है ना। 40% और इस दोनों को मिला के कितना, 37%, तो इस दोनों बट्टा में कितना परसेंट का अंतर, 3% का अंतर। और यह 3% किसका होगा, मूलधन का। तो मूलधन 500 रुपये है, यानी 500 के 3% के बराबर आपका अंतर हो जाएगा। प्रतिशत से 00 कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 5 दिया 15 रुपये, यानी कि इन दोनों बट्टा में अंतर कितने रुपए का हो जाएगा, आपका 15 रुपये का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ए ने 1200 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यह क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है। इसी व्यापार में 3 माह के बाद बी और सी भी शामिल हुआ। देखिए इस व्यापार में 3 माह के बाद शामिल हुआ है बी और सी। अब बोला है कि यदि वर्ष के अंत में इसके लाभांश में 2-3-5 का अनुपात, इनके लाभांश में 2-3-5 का अनुपात, यानी कि यह लाभ हो गया ए का, यह लाभ हो गया बी का और यह लाभ हो गया सी का। तो पूछा है बी ने व्यापार में कितना पूंजी लगाया, तो बी का पूंजी नहीं पता है। देखो जब पार्टनर का संख्या 2 होता है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, CA गुने TA, ठीक है, बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं जब पार्टनर का संख्या 2 होता है। तो CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB, जहाँ C का मतलब होता है कैपिटल, T का मतलब होता है टाइम और P का मतलब होता है प्रॉफिट। ए लगा हुआ होगा वहाँ पे ए का, बी लगा हुआ होगा वहाँ पे बी का। जैसे CA यानी ए की पूंजी, TA मतलब का ए का टाइम, है ना, CB यानी कि बी की पूंजी, TB यानी कि बी का टाइम, PA यानी ए का लाभ, PB यानी कि बी का लाभ। अब इस फॉर्मूला पे लेके आइए और क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। देखिएगा ए कितना पूंजी लगाया व्यापार में, 1200 रुपये, तो ए का पूंजी व्यापार में 1200 रुपये हो गया। अच्छा ए जो है व्यापार कितने दिन तक चला है, वर्ष के अंत में, यानी पूरा एक वर्ष 12 महीने, तो 12 से गुना करिए। ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का पूंजी इस व्यापार में पूरे 12 महीने तक लगा है, क्योंकि ए ने 1200 रुपया लगा के व्यापार आरंभ किया, और इसी व्यापार में 3 माह के बाद बी और सी शामिल हुआ है। तो बी और सी 3 माह के बाद शामिल हुआ है, यानी एक वर्ष के व्यापार में बी और सी का पूंजी 3 महीना कम लगेगा, 9 महीने तक ही लगेगा, लेकिन ए का पूंजी व्यापार में पूरा का पूरा 12 महीने तक लगेगा। अब हम लोगों से क्या पूछा है, बी की पूंजी कितना, तो बी का पूंजी हम मान लिए x, और बी का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगेगा, मात्र 9 महीना, क्योंकि 3 माह के बाद भी शामिल हुआ है। तो 12 महीने के व्यापार में जो 3 महीना बाद शामिल होगा उसका पूंजी व्यापार में मात्र 9 महीना लगेगा। तो ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। तो ए का लाभ कितना है, यहाँ पे 2 है, बट्टा बी का लाभ कितना है, 3 है, ठीक है। या ए का लाभ या बी का लाभ, तो बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। इसमें से हमें चुन लेना है कि ए का लाभ कौन सा है, बी का लाभ कौन सा है। अब इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। नीचे से नीचे वाला कैंसिल, तो 3 तिया 9, इससे काटिए 3 चौके 12, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा 2 दूना 4, क्रॉस में गुना करिए तो x का वैल्यू 12 दूना 2400, तो x का वैल्यू 2400 हो जाएगा। x क्या माने थे हम लोग, x माने थे हम लोग कि b की पूंजी कितनी,
यही तो पूछा गया था ना, तो जो पूछा जाएगा उसी को x मानते हैं। तो बी ने इस व्यापार में कुल मिला के 2400 रुपया पूंजी निवेश किया। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है 3 बर्तन के आयतन में 1, 2, 3 का अनुपात। तीनों बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 2:3, 3:7 और 1:4 का अनुपात है। देखिए 3 बर्तन हैं और तीनों बर्तन में ए और बी प्रकार का द्रव है। जैसे पहला बर्तन हम लेते हैं, सबसे पहले एलिगेशन का क्वेश्चन है। पहला बर्तन में भी ए और बी प्रकार का द्रव है, दूसरा बर्तन में भी ए और बी प्रकार का द्रव है, और तीसरे बर्तन में भी ए और बी प्रकार का द्रव है। तीनों ही बर्तन में आपका ए और बी प्रकार का द्रव भरा हुआ है। पहला बर्तन में देख लीजिए क्या है, 2:3 के अनुपात में। तो पहले बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 2:3 का अनुपात, दूसरे बर्तन में 3:7 का अनुपात, ठीक है। और तीसरे बर्तन में देख लीजिए ए और बी प्रकार के द्रव में 1:4 का अनुपात। यह डाटा तो आपका दे रखा है, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। 3 बर्तनों में ए और बी प्रकार के द्रवों में 2:3, 3:7, 1:4 ना, 2:3, 3:7, 1:4 का अनुपात है। अच्छा, ऊपर में क्या बोला है कि तीनों के आयतन में 1, 2, 3 का अनुपात। इस पे ध्यान रखिएगा कि तीनों के आयतन में 1, 2, 3 का अनुपात। इसका मतलब है ना कि पहला बर्तन के आयतन का 2 गुना दूसरा का आयतन होगा, है ना। 1, 2, 3 का अनुपात यानी पहले बर्तन के आयतन का 2 गुना दूसरा का आयतन, और पहले बर्तन के आयतन का 3 गुना, पहले के आयतन का 3 गुना तीसरा का आयतन होगा। 1, 2, 3 का अनुपात यानी पहले बर्तन के आयतन का 2 गुना दूसरा का अनुपात, दूसरा का आयतन, और पहले का 3 गुना तीसरा का आयतन। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला जो डाटा दिया गया है, तीनों का आयतन 1, 2, 3 के अनुपात में है, हमें सबसे पहले तीनों के आयतन को 1, 2, 3 के अनुपात में करना पड़ेगा। तो पहला का आयतन देखिए कितना है, 2 और 3 5। दोनों ए और बी दोनों प्रकार के द्रव को मिलाएंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो पहला बर्तन का आयतन 5, दूसरा का 10 और तीसरा का 5। अच्छा, पहला बर्तन का आयतन देखिए 5, तो 5 का 2 गुना तो है ही। अब पहले बर्तन के आयतन का 3 गुना तीसरा का आयतन होना चाहिए, तो यह भी 5 है, यह भी 5 है। 3 गुना करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो करिए 3 से गुना, 4 तिया 12, 3 एकम 3, है ना। यानी तीसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 3:12 का अनुपात हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 और 3 5, 7 और 3 10, 3 और 12 15, 5, 10, 15, है ना। 5, 10, 15 तीनों बर्तन के आयतन का अनुपात देख लीजिए। यह कितना है 5, यह कितना है 10 और यह कितना है 15। अनुपात निकाल के देख लीजिए, 5 से सब कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तीनों बर्तन के आयतन में अनुपात हो गया ना 1, 2, 3 का। तो तीनों बर्तन के आयतन में अब 1, 2, 3 का अनुपात हो गया। बोला है कि इन तीनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो बनने वाले मिश्रण में ए और बी का अनुपात क्या होगा। अब तीनों बर्तन के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में अगर उड़ेला जाए तो उस बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में क्या अनुपात होगा। तो जब तीनों बर्तन के मिश्रण को चौथे में उड़ेलेंगे उस केस में क्या होगा कि ए का मात्रा कुल कितना हो जाएगा, ये पहला में 2, दूसरा में 3 5 और 3 8, यानी ए प्रकार के द्रव का कुल मात्रा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब तीनों बर्तन के मात्रा को, तीनों बर्तन के मिश्रण को एक जगह उड़ेलेंगे तो तीसरे बर्तन में ए कितना जाएगा, 2, 3 5 और 3 8। बी कितना जाएगा, तो 3 7 10 और 12 22, यानी बी प्रकार आएगा 22। अच्छा, यह कटने वाला होगा तो काट लीजिए, दोनों आपका 4 से 2 से कटेगा, काटिए 2 से, 2 चौके 8, 2 से काटिएगा 11 दूना 22। यानी कि जो चौथा बर्तन हम लोग लिए हैं जिसमें इन तीनों मिश्रण को उड़े लेंगे उसमें ए और बी प्रकार के द्रवों में यही 4:11 का अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो आयतन दिया गया है जिस अनुपात में, उस अनुपात में इसके आयतन को हम लोग कन्वर्ट किए। उसके बाद मिलाना है तो तीनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, ए और बी प्रकार के द्रवों को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संख्याएं 6 7 15 17 प्रत्येक में क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपात का मतलब देखिए क्या होता है, अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो तो यही समानुपात कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, यह दो अनुपात है। अगर यह दोनों आपस में बराबर हो जाए तो यही समानुपात कहलाएगा। अब समानुपात में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बट्टा बी बराबर सी अनुपात डी का मतलब सी बट्टा डी। तो अगर ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो जाए तो यह क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। ए के जगह कितना है आपका 6 है, बी के जगह क्या है 7 है, ठीक है। सी के जगह कितना है 15 है और डी के जगह क्या है 17 है। हमें यह बताना है कि प्रत्येक में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़े, प्रत्येक में x जोड़े, यहाँ भी x
यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। प्रत्येक में क्या जोड़े कि जोड़ने के बाद यह क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, यानी a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो जाए। ठीक है, हमें क्या सोचना है, प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। अब हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं या फिर x का वैल्यू बाई ऑप्शन निकाल सकते हैं। x के जगह जिस ऑप्शन को रखने पर LHS बराबर RHS हो जाए, जिस ऑप्शन को रखने पर यह समानुपाती हो जाए, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो x के जगह 6 लेके देखिए क्या होगा, यह 6 और 6 12 होगा, है ना। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। इधर 12 बट्टा 13 आ गया। इधर देखिए a के जगह 6 तो 15 और 6 21, a के जगह 6 तो 17, x के जगह 6 तो 17 और 6 कितना 23। देख लीजिए ये आपस में बराबर है, नहीं है, मतलब विकल्प ए हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए हम इस वाले विकल्प को डाल के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 7 और 3 कितना 10 हो जाएगा। 15 और 3 कितना 18 और 17 और 3 कितना 20। यह तो कटेगा, काट लीजिए 2 से। 9 कितना आ गया 10। 9 बट्टा 10 इधर भी, 9 बट्टा 10 इधर भी, यानी कि बराबर हो गया। कब बराबर हुआ, जब प्रत्येक पद में हम लोग 3 जोड़े। तो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या था, प्रत्येक पदों में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या होगा, 6 बट्टा 7 बराबर 15 बट्टा 17, क्या जोड़े कि यह आपस में हो जाए। तो ऑप्शन से इसको हम लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 7/5 गुना है। यानी अलका का जो वर्तमान आयु है ना, अलका का जो वर्तमान आयु है वह उसके शादी के समय की आयु का ना 7/5 गुना है। ठीक है, इसका मतलब कि वर्तमान आयु 7, शादी के समय का आयु 5। क्या बोला है, उसकी शादी के समय की आयु का 7/5। अलका की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 7/5, यानी वर्तमान आयु 7, शादी के समय का आयु कितना 5। शादी के समय का आयु कम होगा, वर्तमान आयु ज़्यादा होगा, है ना। चूँकि अगर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो शादी तो पहले किया होगा। आगे अब क्या बोला है कि अलका की शादी 10 साल पहले हुई थी। यहाँ पे देखिए तो जरा सा, अलका अभी 7 साल की है, शादी 5 साल में हुआ था, तो अनुपात में कितना साल पहले, 7 और 5 2 साल पहले। इस 2 को 10 बनाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। देखिए अनुपात में अभी अलका कितने साल की है, 7 साल की। शादी कितने साल में की है, 5 साल में की है। कितना साल पहले, 2 साल पहले। जबकि क्वेश्चन में बोला है 10 साल पहले, तो 2 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना, 5 से। और जिससे भी गुना करना है प्रत्येक में गुना करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यह कितना हो जाएगा आपका 7 पंचे 35, और यह कितना हो जाएगा आपका 5 25। तो अलका के शादी के समय का आयु 25 वर्ष और वर्तमान आयु कितना साल, 35 साल हो जाएगा। अब बोला है कि अलका के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5। तो अलका का वर्तमान आयु कितना है 35, 35 का 1/5। अलका की वर्तमान आयु का 1/5 इसके पुत्र का आयु है, तो 35 का 1/5 यानी कितना होगा 7। तो अलका के पुत्र की आयु क्या होगी, आंसर हमारा क्या होगा 7 साल होगा। यही हमें बताना था कि अलका के पुत्र की आयु कितना, तो आंसर होगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए किसी काम को 9 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी 15 दिनों में। सबका पहले हम डे लिख लेते हैं। ए इस काम को कर सकता है 9 दिनों में, बी इस काम को कर सकता है कितने दिनों में लिखा है 10 दिनों में, और सी इस काम को कर सकता है ए 9 दिन में, बी 10 दिन में, और सी इस काम को कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालेंगे। 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 90। अब देखिए यहाँ पे या 9 दिनों में 90 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना यूनिट 10 यूनिट, या 10 दिनों में 90 तो एक दिन में 9 यूनिट, या 15 दिनों में 90 तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क निकालेंगे सभी वर्कर के डे का एलसीएम, तो 9, 10 और 15 का एलसीएम 90। 9 दिन में 90 तो एक दिन में 10, है ना। एक दिन में 90/10 9, एक दिन में 90/15 6 यूनिट। प्रत्येक वर्कर के एक दिन का काम निकल गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, बी और सी मिलकर काम शुरू किया लेकिन 2 दिन काम किया। बी और सी काम शुरू किया, तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 9 और 6 15, 2 दिन में कितना 30, तो 90 में से 30 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना काम 60 यूनिट। बोला बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया, केवल 2 दिन काम किया, तो बी और सी एक दिन में 9 और 6 15 यूनिट काम करेगा, तो 2 दिन में 15 दूना 30, तो 90 में से 30 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना 60। बोला है कि ज्ञात करिए कि शेष काम ए कितना दिन में करेगा, तो शेष काम कितना बचा हुआ है 60। इसको किससे लेना है, ए से। तो ए एक दिन में सक्षम है 10 यूनिट काम करने में। देखिए एक दिन में सक्षम है 10 यूनिट काम करने में, तो 60 यूनिट काम में 60/10 दिन का समय लगेगा, यानी ए को इस काम को करने में कितना समय लग जाएगा, ए को इस काम को करने में 6 दिनों का समय लगेगा। बोला है शेष काम ए कितने दिनों में, तो शेष काम बचा हुआ है 60,
और एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 10 यूनिट। तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा तो 60 यूनिट काम करने में 60/10 यानी कि 6 दिनों का समय लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगाता है, तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना देर समय लगेगा, यह हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। वास्तविक चाल के 6/7, वास्तविक चाल के जिस चाल से चल रहा है ना, 6 तो लिखेंगे ठीक वैसे ही, और नीचे में इस दोनों का अंतर, तो 6 और 7 में अंतर कितना, 1। वास्तविक चाल के जिस चाल से चलता हो ना, ऊपर में तो सेम लिखना है लेकिन दोनों का अंतर नीचे में लिखना है, और इसमें गुना करना है जितने समय की देरी होती है। तो 25 मिनट की देरी होती है तो इसमें गुना करेंगे हम कितने मिनट से, 25 मिनट से। अब करिए क्वेश्चन को सोल्व। 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब क्या होगा, 150 मिनट का मतलब 60 × 120 यानी 2 घंटा 30 मिनट, यानी आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2.5 घंटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।